जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात हो रही है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां, लिंगानुपात सदैव 1000 रेशियो पर निकाला जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री के संबंध में भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? According to census 2011, which of the following the correct descending order of the state in India with respect to sex ratio female per 1000 male? तो पहली बात तो मैं आपको यह बता देता हूं कि भारत का लिंगानुपात कितना है इस समय। पहले भारत का जान लेते हैं, फिर जो है आगे की बात करेंगे। भारत में 1000 पुरुषों पर इस समय 943 जो है महिलाएं हैं। ये 2011 का आंकड़ा है। यह आंकड़ा कब का है? 2011 का। लेकिन अगर इसी के 10 साल पहले जाएं, क्योंकि आपकी जनगणना हर 10 साल पर होती है, तो 10 साल पहले जाएं 2001 की जनगणना में, तो यहां पर कभी कभी कंपेयर करके आंकड़ा पूछता है। 1000 महिलाओं पर 933 स्त्रियां थी, मतलब +10 कितनी की वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि हुई। और अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो सर्वाधिक बेहतर लिंगानुपात, जिसे आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव लिंगानुपात, है केरल का। कितना है? 1083। सबसे बढ़िया कहां का है? केरल का 1083, मतलब 1000 पुरुषों पर 1083 महिलाएं। और अगर बात करें सबसे जो है कम लिंगानुपात की, तो वो है हरियाणा। कहां है? हरियाणा में है। हरियाणा की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। 879, कितनी? 879। तो ये तो सबसे बेहतर, सबसे बदतर अवस्था है। ये भारत की करंट कंडीशन है। ये भारत की वो कंडीशन है जो 2001 में थी। 10 की वृद्धि हुई। अब आते हम लोग अपने क्वेश्चन पर कि इन 4 विकल्पों में ना तो केरल है ना हरियाणा है। मतलब समझ गए? मतलब ये कि सबसे टॉप का रेशियो भी छोड़ा गया है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सबसे टॉप के राज्य हैं। नंबर 1 सबसे बेहतर लिंगानुपात है केरल का। नंबर 2 पर है तमिलनाडु, जिसका सेक्स रेशियो भी बढ़िया है। तीसरा है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। इन तीनों राज्यों की चर्चा विकल्पों में नहीं है। तो अब आपको कम से कम 5 से 6 राज्यों की सीरीज सबसे ऊपर से नीचे और सबसे नीचे से ऊपर याद करना होगा, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे जो करंट क्वेश्चन ट्रेंड है। तो इसमें देखिए, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर नहीं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड कतई नहीं। ठीक, यहां पर उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर का विकल्प सही है। तो इनमें सबसे अधिक उत्तराखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। कारण कि जम्मू कश्मीर का सेक्स रेशियो कम है। इन सारे राज्यों में सबसे कम जम्मू कश्मीर है और इन सारे राज्यों में उत्तराखंड का सबसे अधिक है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस सीरीज का दूसरा सवाल होगा। पूछा है 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो भारत में धर्म आधारित जनगणना भी होती है। तो धर्म आधारित जनगणना के आधार पर आपके यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और जैन समुदाय के लोग पाए जाते हैं। पारसी भी है, ठीक, लेकिन ये प्रमुख है। चलिए, इनमें से बौद्धों की बेहतर है। सबसे बेहतर लिंगानुपात पूछ रहा है कि सबसे बेहतर किसका है, बता दीजिए। और सबसे कम लिंगानुपात, मतलब इनिशियल, ये लीस्ट की बात कर रहा है, मैक्सिमम की नहीं। याद रहे, इन चारों में अगर आप देखें तो हिंदू जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? हिंदू जनसंख्या का लिंगानुपात है 931। ठीक, टोटल हिंदुओं में 931। और सबसे बेहतर कंडीशन है ईसाई समुदाय की। सबसे बेहतर कंडीशन किसकी है? ईसाई समुदाय की 1006 है उनका सेक्स रेशियो।
अब बचे मुस्लिम समुदाय के लोग, सिख समुदाय के लोग, बौद्ध समुदाय के लोग और जैन समुदाय के लोग। तो यहां पर मुस्लिम और हिंदू तो मैंने बता दिया, जो विकल्प में एक है मुस्लिम में आप लिख सकते हैं, सॉरी ईसाई और हिंदू। अब मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन ये 4 विकल्प में है। तो इन चारों के अगर 6 रेशियो आपको मिल जाए तो आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। इन चारों में जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है सिख समुदाय का। सिख समुदाय का लिंगानुपात है 893, 893। अब आते हैं हम लोग बौद्धों पर, उनका है 935, 935। फिर आता है जैन समुदाय का 940, जैन समुदाय का है 940। लास्ट में बचे मुस्लिम समुदाय के लोग, तो इनका है 936, 936। क्लियर? तो यहां पर आपको जो सारे भारतीय धर्म समुदाय रहे उनका आंकड़ा मिल गया। इन सारे आंकड़ों में सबसे ऊपर है ईसाई और सबसे नीचे है सिख। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। आपका राइट आंसर होगा सिख समुदाय। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस सीरीज का तीसरा सवाल है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई 1872 में। जो भारत की पहली जनगणना थी इसे लॉर्ड मेयो के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा कराया गया। लेकिन ये 10 की जनगणना नहीं थी, 10 ईयर पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं थी। 10 की जनगणना की शुरुआत रिपन के शासनकाल में हुई और रिपन का शासनकाल का वर्ष बीच में आता है 1881। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार यहां 1881 में जनगणना हुई और इस समय जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की गई। जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू फ्लोडन साहब। कौन? फ्लोडन साहब थे। और इस समय भारत की जनसंख्या थी 25.4 करोड़ लोग भारत में रह रहे थे। आज की बात करें तो 121 करोड़ हैं। तो काफी आगे हमारा प्रमोशन हुआ है और इस प्रमोशन की जो रेगुलर काउंटिंग की स्थिति रही वो 1881 से रही। ठीक, 1881 से काउंट करें तो आज 14वीं नियमित जनगणना है। कुल 15वीं जनगणना हो चुकी है। स्वतंत्रता के बाद हमारी 7वीं जनगणना हुई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राजीव गांधी उड़ान संस्थान RGNFI, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होगा राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। ये उड़ान संस्थान है इन द सेंस यहां पर पायलट की ट्रेनिंग की जाती है। तो ये राजीव गांधी के नाम पर है। यह बनाया गया है कहां पर? कौन बता सकता है? यह बनाया गया है जिस जगह पर, उसका नाम है गोंडिया। क्या नाम है? गोंडिया। और ये गोंडिया नाम का स्थल पाया जाता है महाराष्ट्र में। तो RGNFI राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है महाराष्ट्र के गोंडिया में। क्लियर? ये संबंधित है पायलट प्रशिक्षण से। अगला आते हैं, एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम में स्थापित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, एशिया में पहली बार विद्युत उत्पादन का कार्य किया गया 1897 में। कब? 1897 में। और यह कार्य किया गया दार्जिलिंग में। कहां पर किया गया? दार्जिलिंग में यह कार्य किया गया। दार्जिलिंग वर्तमान समय में भी जो है बंगाल में है, उस समय में ही बंगाल में हुआ करता था। यह टेस्टेड प्रोग्राम था, यह विद्युत उत्पादन का एक जो है क्या कहते हैं टेस्ट था। लेकिन विद्युत संयंत्र जो उत्पादन के लिए स्थापित किया गया था वो शिव समुद्रम में स्थापित किया गया। शिव समुद्रम की बात करें तो शिव समुद्रम में यह संयंत्र स्थापित किया गया 1902 में। और यह शिव समुद्रम स्थल जो है वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में है। कहां है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक, और यह शिव समुद्रम कर्नाटक में किस नदी पर बनाया गया था? कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी पर बनाया गया ये एशिया का पहला विद्युत संयंत्र था। क्या था? विद्युत संयंत्र। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया है, उसमें शायद सारी बातें बताई हैं
कि आकाश गंगा के साथ सूर्य और सभी तारे, मतलब ब्रह्मांड की बात करें या सौर मंडल की बात करें, यहां कुछ भी स्थिर अवस्था में नहीं है, सब कुछ गतिमान है और उसमें आपका सूर्य भी गतिमान है। सूर्य दो प्रकार की गतियां करता है, जैसे आपके सारे ग्रह गतियां करते हैं। तो सूर्य एक गति करता है अपने एक्सिस पर और दूसरी गति करता है अपने ऑर्बिट में। तो जो ऑर्बिट में करता है उसे कहा जाता है अपनी कक्षा में, और एक्सिस पर जो करता है उसे कहा जाता है अपने अक्ष पर। ये क्या पूछ रहा है? ये केंद्र आकाश गंगा की परिक्रमा करा रहा है। मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते होंगे तो मूर्ति के चारों तरफ जो है परिक्रमा करते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑर्बिट में। तो यहां कक्षा की बात हो रही है, अक्ष की नहीं। अक्ष पर सूर्य 25 दिनों में, कितने? 25 दिनों में एक चक्कर मारता है और आकाश गंगा का चक्कर लगाने में उसे 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगता है आपके आकाश गंगा के चक्कर लगाने में। आपकी आकाश गंगा जिसका नाम है मिल्की वे, क्या नाम है? मिल्की वे, या इसे आप गैलेक्सी भी कहते हैं, ठीक, गैलेक्सी भी कहा जाता है, या इसी को दुग्ध मेखला भी कहते हैं आप, दुग्ध मेखला। इसका आकार अगर आप देखें, ये कैसी है? सर्पीली है। कैसी है? सर्पीली है। इसका आकार कैसा है? सर्पीला है, मतलब स्पाइरल है। तो आपकी आकाश गंगा जिसके आप निवासी हैं, उसका एक तारा है सूर्य। सूर्य भी अपनी आकाश गंगा की मध्यवर्ती भुजा में है और उसका चक्कर लगाता है 25 करोड़ वर्षों में। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, ठीक, एस्टेरॉइड्स की बात हो रही है, धूमकेतु कॉमेट्स की बात हो रही है, ग्रह प्लैनेट्स की बात हो रही है, और निहारिका नेबुला की बात हो रही है। तो क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रह होते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड जो न तो ग्रह हैं और ना ही उपग्रह हैं। ऐसे ग्रहों को, इनमें आप प्लूटो को रख सकते हैं। प्लूटो के साथ चिरान भी इसमें शामिल है, चिरान के बाद सेरेस भी इसमें शामिल है। तो ये सारे पिंड क्या हैं? ये आपके क्षुद्र ग्रह हैं, ना तो ग्रह हैं ना तो उपग्रह हैं। ग्रहों की संख्या आपके 8 है, ठीक, 8 ग्रह इसमें आते हैं। तो सौरमंडल का भाग क्षुद्र ग्रह भी है और ग्रह भी हैं। धूमकेतु भी जो है आपके सौरमंडल का हिस्सा है। निहारिका आपके सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, बल्कि सौरमंडल निहारिका का हिस्सा है। क्लियर? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा जो है आपकी निहारिका। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो सबसे पहले मंगल पे चलते हैं। भाई हम मंगल पे चलने के लिए नहीं कह रहे, मंगल की बात करने के लिए कह रहे। मंगल के 2 उपग्रह है, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। फोबोस और डिमोस इनके 2 उपग्रह हैं। क्लियर? ये तो गए काम से। ठीक, नेपच्यून की बात कर लें। नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं और इनमें से सबसे 13 ज्ञात हो चुके हैं और इनमें से सबसे बड़ा है आपका ट्रिटान। क्या है? ट्रिटान इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। प्लूटो कह रहा है ग्रह। प्लूटो को ग्रह का दर्जा अब नहीं मिला है। सन 2006 से ये क्या हो गए हैं? ये इन्हें कहा जाता है बौना ग्रह। क्या कहा जाता है? बौना ग्रह कहा जाता है। मतलब जब ये ग्रह नहीं रहे तो उपग्रह की बातें छोड़ दीजिए इनकी। अब बच्चा बुध। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, बुध के साथ साथ शुक्र। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, एक है बुध और दूसरा है शुक्र। ये 2 आकाशीय पिंड इस प्रकार के हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो इस सीरीज का 9वां सवाल है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। इंटरनेशनल डेट लाइन इज ड्रॉ अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। तो पूरे ग्लोब को अगर आपको मैंने पढ़ाया है तो अब मैंने ये बताया भी होगा
कि 360 डिग्री का ग्लोब है जिस पर 0 डिग्री देशांतर, कितना 0 डिग्री देशांतर को आप क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर आपकी कहलाती है समय रेखा। क्या कहलाती है? समय रेखा, इंटरनेशनल डेटलाइन। इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप चले जाएं तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। कितना मिलेगा? 180 डिग्री। और ये 0 डिग्री गुजर कहां से रही थी? जीएमटी आपकी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन गुजरती है लंदन से। कहां से गुजर रही है? लंदन से। इसके जस्ट अपोजिट जाएं तो 180 डिग्री मिलेगा और 180 डिग्री पूरा का पूरा प्रशांत महासागर में है। कहां है? प्रशांत महासागर। हां, प्रशांत महासागर में होने के साथ साथ इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कई जगहों से मोड़ा गया है, जिसके कारण, इसका कारण है कि कोई स्थल खंड इसमें ना आए, कोई भी सरफेस ना आए इस पर, यह पूरी तरह से समुद्र में हो। अलास्का को बचाया गया है, न्यूजीलैंड को बचाया गया है, तो इन जगहों को बचा करके पूरी तरह से ये प्रशांत महासागर में खींची गई रेखा है। क्लियर? 180 डिग्री देशांतर को आप क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन पे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? यहां फंस गया मामला आपका, नहीं गुजरती मतलब गुजरती कितने देशों से है? तो ये भूमध्य रेखा आपकी इक्वेटर की बात करें तो आपकी इक्वेटर पूरे वर्ल्ड में 13 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से? 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें केन्या भी शामिल है। केन्या से होकर के गुजरती है, केन्या के बाद ब्राजील से भी होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से भी होकर गुजरती है। बचा आपका मैक्सिको, क्योंकि अगर ब्राजील से गुजर रही है तो मैक्सिको से नहीं गुजरेगी। मैक्सिको आपका पड़ेगा कहां पर? उत्तर अमेरिका में। और जो है आपका विषुवत रेखा ये उत्तर अमेरिका को टच नहीं कर रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा मैक्सिको। ओके फ्रेंड्स, तो आज के ये 10 सवाल यहीं कंप्लीट हुए।